क्लास 12th में जितने भी बच्चे हैं जिनका आज मैथ्स का एग्जाम था प्री बोर्ड का, उनसे बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम इस वाले पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और इससे पहले मैं आपको एमसीक्यू ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, तो जिस भी बच्चे ने वाली वीडियो नहीं देखी है एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको उस वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर से विजिट करके आप उस वाली वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी से, और हम जो है फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। और जहां पर मुझे लगता है कि आपको कैलकुलेशन देनी चाहिए तो वहां पर की कैलकुलेशन आपके हवाले होगी और मैं आपको कंसेप्ट सबके बताते चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया कि कन्वर्ट tan इनवर्स, ये आपके पास अंडर रूट में 1+x² -1 अपॉन x है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कौन सा, कि आपको यहाँ पर इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी बच्चों ने कर भी दिया होगा। यहाँ पर जो है ना x को मैं यहाँ पर ना tan थीटा एज्यूम कर रहा हूँ और थीटा हो जाएगा आपके यहाँ पर से tan इनवर्स x। ठीक है, तो x को जब हमने tan थीटा डाला तो यहाँ पर से आप देखना क्या होगा, tan इनवर्स अंडर रूट में 1+tan² थीटा हो जाएगा -1 डिवाइड बाय tan थीटा, और ऊपर बन गया आपके पास sec² थीटा और उस पर रूट लगाए, तो मतलब कि ये हो गया आपके पास अंडर रूट से स्क्वायर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास sec थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा। और इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 1 - cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। ये मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पर sec थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा -1/sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ये हो गया 1 - cos थीटा और डिवाइड बाय sin थीटा। तो यहाँ पर हमने इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लिया है, और यहाँ पर tan इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूँ tan θ/2, और ये हो गया आपके पास θ/2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया आपके पास 1/2 tan इनवर्स x। 22 क्वेश्चन में आपको बोला गया यहाँ पर आपको इसको इवेल्युएट करना है, मतलब कि इसको सॉल्व करना है। तो लॉग की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब कभी भी यहाँ पर लॉग के सामने मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर लिखा होता है तो इसको हम ना इसके पावर में लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर log sec² x और इंटू में है आपके पास tan x dx। और मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा जहाँ पर मैंने आपको सैम्पल पेपर सॉल्व कराया था, तो यहाँ पर जब कभी भी e की पावर में होता है आपका log e x, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास sec² x tan x dx। अब tan x का जो डेरिवेटिव है वो sec² x होता है, तो हमने मान लिया लेट tan x बराबर t, डेरिवेटिव कर देते हैं sec² x dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, t dt, t का इंटीग्रेशन t² प्लस में c, और t हमारे पास क्या है tan² x डिवाइड बाय 2 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। 23 में आपको कहा गया कि आपको यहाँ पर y बराबर x की पावर y है और यहाँ पर आपको dy/dx फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा हो गया, यहाँ पर दोनों तरफ log ले लेते हैं, log y बराबर y log x, डेरिवेटिव कर देते हैं 1/y dy/dx, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx log x एज इट इज, प्लस में log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और यहाँ पर y एज इट इज, तो dy/dx, यहाँ पर इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, 1/y बचा माइनस log x बराबर y/x, dy/dx आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास y² और अपॉन में है आपके पास x, और ये हो गया आपके पास 1 - y log x। और अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया ना कि आपको यहाँ पर स्केच करना है एक ग्राफ को, एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, ये वाली आपकी लाइन है x एक्सिस एंड y एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर से ना आपको एरिया फाइंड करना है बाउंडेड रीजन का विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर से ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले हम ना इसके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जब हमने x को यहाँ पर 0 डाला तो हमें y कितना मिलेगा, y मिलेगा हमें यहाँ पर 2, और जब हमने y को 0 डाला
वाई को 0 डालेंगे, एक्स मिलेगा हमारे यहाँ पर 8। जब हमने यहाँ पर एक्स को 0 डाला तो वाई मिला हमें 2। जब हमने यहाँ पर वाई को 0 डाला तो एक्स मिला कितना, 8। तो यहाँ पर से इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसे ये हो गया आपके पास 0,2, 0,2 हो गया आपके पास यहाँ पे, और ये 8,0 कुछ यहाँ पर आएगा, और ये इस प्रकार से आपकी बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर आप कोई सी भी एक स्ट्रिप ले लेना, ये हमने स्ट्रिप ले ली dx लेंथ की। तो यहाँ पर से एरिया के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया हो जाएगा आपके पास कितना, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर से इसको ना हम यहाँ पर से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4y बराबर 8 माइनस एक्स है, क्योंकि हमें लिमिट किसमें पता है, dx है ना, तो यहाँ पर x की लिमिट आती है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस एक्स बाय 4। ठीक है, अब दोनों तरफ यहाँ पर जो है हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहाँ से, 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा आपके पास 2x 0 से 8 माइनस ये हो गया आपके पास x² बाय 2 यानी कि 1/8, और यहाँ पर 0 से 8 सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपके पास 16 माइनस ये हो गया आपके पास कितना, 8 का स्क्वायर 64, और 64/8 ये हो गया आपके पास कितना, 64/8 होता है आपके पास 8। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 स्क्वायर यूनिट्स। 25 क्वेश्चन में आपको जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, और यहाँ पर dy/dx बराबर e की पावर 5x माइनस 3y है। तो जब कभी भी किसी की पावर ऐसे लिखी हो x माइनस वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई, और माइनस वाई को मैं नीचे लिख सकता हूँ e की पावर x बटे e की पावर y। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करना था, dy/dx बराबर हो गया आपका e की पावर 5x डिवाइड बाई e की पावर 3y। दोनों तरफ हमने यहाँ पर इसको इधर भेज दिया e की पावर 3y, और dy इसको इधर भेज दिया e की पावर 5x dx, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ। यहाँ पर हो गया आपके पास क्या, ये हो गया e की पावर 3y डिवाइड बाय 3 प्लस में c1 बराबर e की पावर 5x और डिवाइड बाय 5 प्लस में c2, दोनों को एक तरफ ले आते हैं, e की पावर 3y बाय 3 माइनस e की पावर 5x बाय 5 प्लस में c, इन दोनों कांस्टेंट को हमने एक c से रिप्लेस कर दिया बराबर 0। ये हो गया आपके पास क्या, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 20x प्लस 30y। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको STCs दिए जो है आपके पास ये, और यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन ले रहा हूँ, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 50, और यहाँ पर से अब हम यहाँ पर x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, और इनके हम यहाँ पर पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, यहाँ पर 0 पुट किया, ये आ गया हमारे पास 50। ऐसी दूसरी लाइन है 3x प्लस वाई बराबर 90 है। अब यहाँ पर से x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो y आ गया 90, x 0 पुट किया, x तो हमने पुट कर दिया तो y कितना आया 90, y 0 पुट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 30। अब जो है हम ओरिजिन टेस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हम 0,0 से इसको पास कराते हैं 0,0 से। तो यहाँ पर देख लेते हैं 0 प्लस 0 इज लेस देन 50, क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो आपका जो ग्राफ होगा ना वो टूवर्ड्स क्या होगा, ओरिजिन होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं ओरिजिन टेस्ट करा के 0,0 से पास करा के, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 90, क्या ये बात ट्रू है, तो ये बात ट्रू है। 0 जो है 90 से छोटा होता है, और ये जो है ये ट्रू कंडीशन आ गई, यानी कि टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा आपका क्या ग्राफ। मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी आप पेपर में अच्छे से बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
यहाँ पर जो है हमें कौन कौन से पॉइंट ड्रॉ करना है। ये हो गया आपके पास 0,50 और 0,30, तो 0 ये वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ पर से ये हो गया आपके पास 30,0 और ये 50,0, और यहाँ पर हो गया आपके पास 50, 0, 90, 0, तो 0,50, 0,90। पहली लाइन है आपके पास 0,50, 50, 0, 0,50, 50, 0, और एक ये वाली लाइन। इन दोनों का जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स आ रहा है, तो मतलब फिजिबल जो रीजन मिलेगा वो हमें ये वाला मिलेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा आपके पास कितना, 3x + y बराबर 90, x + y बराबर 50। इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस 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 ये गया, 2x बराबर 40, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20, एंड यहाँ पर y मिल जाएगा हमारे पास कितना, 30। तो ये हो गया आपके पास 0,30। अब कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल गए, और z की हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, वैल्यूज ऑफ z। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से है, 0,0, 0,50, 30,0, 0,0, 0,50, 30,0, 20,30। निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। 0 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, और z आपको ध्यान रहे z था आपके पास क्या, 20x + 30y, 0, 50, तो ये आ जाएगा आपके पास 1500, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा आपके पास 600, और ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 400 + 900, तो 1300 हो गया। मैक्सिमम इस पे आ रहा है, z मैक्सिमम आ रहा है आपके पास कितना, z मैक्सिमम एट किस पॉइंट पर, 0,50 पर, और कितनी वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है आपके पास 1500। अब जो है आपको अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है। आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, ए बाय बी फाइंड करना है, बी बाय ए, एंड ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया आपके पास ऊपर वाला क्वेश्चन जो था आपके पास 26 क्वेश्चन। अब आते हैं हम 27 क्वेश्चन पर। यहाँ पर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आप सभी को पता होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4, एंड यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पहला आपको फाइंड क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पर ये हो गया आपके पास 0.3, 0.4, तो 0.12 आपका आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, और अगले में आपको फाइंड करना था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन आया हमारे पास 0.12। सॉल्व करते हैं, 0.7 माइनस 0.12 जो कि आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 58। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी फाइंड करना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी आया 0.12, ये था आपके पास कितना 0.4, तो 0 लगा के दोनों पॉइंट को काट सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 3/10, 0.3 आ गया इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए अगला था आपका, तो फोर्थ इसको नाम दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.12, 0.3, एक 0 दे के ऊपर के 2 पॉइंट कट जाएंगे नीचे वाले से, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास कितना 4/10, 0.4। लास्ट फिफ्थ, यहाँ पर जो है आपको बोला गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय बी का कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, ये है आपके पास 0.4, यानी कि ये आ गया आपके पास 0.6। तो 0.6 तो आ गया आपके पास नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहां पर से 1 माइनस ए यूनियन बी आपके पास कितना आया था, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ। ये था आपके पास 0.58, तो 1 माइनस 0.58 ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया 0.42। तो 0.42 डिवाइड बाय 0.6, तो 42/60, तो 0.7 आ गया। ठीक है, 28 वाले क्वेश्चन में आपको कहा गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, dy बटे dx ये गिवन है। तो ये जो है आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर अगर मैं ऊपर से x² कॉमन लेता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास y² और नीचे हो गया आपके पास x² कॉमन लेने के बाद y/x माइनस का 1, x² से x² गया, यहाँ पर हो गया आपके पास y/x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y/x माइनस 1। अब हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू एक्स टी, और यहाँ पर से दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दिया dy/dx, यहाँ पर हो गया आपके पास कितना t प्लस dt/dx, और ये हो गया आपके पास x। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ t प्लस dt/dx और यहाँ पर x मल्टीप्लीकेशन में। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर हो गया आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास t प्लस एक्स dt/dx, dy/dx की जगह पे लिख दिया, और यहाँ पर हो गया आपके पास t² अपॉन t माइनस 1। अब t को इधर ले जाते हैं, x dt/dx बराबर हो गया t² बटे t माइनस 1 माइनस का t। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास t² माइनस का t² प्लस में t, t² प्लस में t डिवाइड बाय t माइनस 1, इससे ये गया ऊपर बचा आपके पास t बटे t माइनस 1, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये हो गया आपके पास t माइनस 1 डिवाइड बाय t, और ये हो गया आपके पास dt बराबर dx बट्टे x। इंटीग्रेशन कर दिया, ये हो गया आपके पास कितना t बट्टे t माइनस 1/t, इसका इंटीग्रेशन ln x होता है, प्लस में c लगा देंगे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t माइनस ln ऑफ t बराबर ln ऑफ x प्लस c। अब साइड टर्म जो है ज़्यादातर यहाँ पर भी आपका लॉग में, यहाँ पर भी लॉग में है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम लॉग में लिख देते हैं। ln c, t आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, एडिशन में लिखा होता है तो सबको मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं, और ये हो गया आपके पास c, और यहाँ पर हो गया आपके पास y बट्टे एक्स, एक्स को यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ln ऑफ, ये हो गया आपके पास t हो गया y बट्टे एक्स इंटू में x इंटू में c, इससे गया yc। तो ये आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो 29 वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन है इस प्रकार का, जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये आपका फंक्शन है, और इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस बोला गया है x इज इक्वल टू 0 पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूस बोला गया है एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो LHL निकालेंगे सबसे पहले। LHL है हमारे पास कितना, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, एंड यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस kx, माइनस में है अंडर रूट में 1 माइनस kx, और अपॉन में है आपके पास x। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ पर इसको ना रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ, ऊपर से रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये स्ट्राइक नहीं करता, पता नहीं क्यों स्ट्राइक नहीं करता। जब आपको बताया गया कि जब कभी भी आपको लिमिट का क्वेश्चन मिले, ज़्यादातर जो है रैशनलाइजेशन का ही कंसेप्ट आता है, और ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर रूट होता है वहाँ पर तो रैशनलाइजेशन कन्फर्म होता है। तो आप एक बार रैशनलाइजेशन का मेथड जो है जरूर से अपनाना। माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर हो गया आपके पास कितना, 1 प्लस के एक्स, ये बन गया आपके पास a माइनस बी, और ये बन गया आपके पास a प्लस बी, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लगाएंगे, रूट लगा हुआ है तो इसको ये कैंसिल कर देगा। 1 प्लस के एक्स माइनस का 1 माइनस के एक्स आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 और के एक्स प्लस के एक्स 2 के एक्स आ जाएगा। 1 से 1 गया, ये हो गया आपके पास 2 के एक्स, ऊपर बच गया आपके पास 2 के एक्स, नीचे हो गया आपके पास क्या, एक्स इंटू ये वाला अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस, एक्स से एक्स गया। यहाँ पर से हमने जब 0 पुट किया तो एक्स जगह पे जब हमने 0 पुट किया तो 2 के बट्टे ये आ गया आपके पास 1 अंडर रूट 1, और ये आ गया आपके पास कितना, प्लस में अंडर रूट 1, 1 प्लस 1 2 होता है। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास कितनी, ये आ गया आपके पास के। अब यहाँ पर अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी एग्जैक्टली सेम ही आएगी। अब हम क्या करते हैं, f0 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस में 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 1, ये एफ एक्स गिवन है। जब जो आपका फंक्शन को आप लेंगे x इजिकल टू 0, तो 0 पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 बटे माइनस 1, तो माइनस 1 आ रही है आपके पास फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर से f0 आपके पास आ रहा है ये। तो अभी मैंने आपको बताया था ये तीनों की तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होती है, तो k किसके बराबर आ गया, k इज इक्वल टू -1, खत्म क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया है आपको यहाँ पर इंटरवल निकालना है जहाँ पर ये वाला फंक्शन जो है स्ट्रेटली इंक्रीजिंग और स्ट्रेटली डिक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपके पास कितना, 6x² माइनस का 18x प्लस में 12, और यहाँ पर से एफ डैश एक्स को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर से 6 कॉमन लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस में 2 बराबर 0, और यहाँ पर से एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3, सॉरी यहाँ पर आएगा आपके पास x माइनस 1 और यहाँ पर आ गया आपके पास कितना, x माइनस 2, ठीक है। तो x की क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 1 और 2। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर से हम एक बनाते हैं बॉक्स जहाँ पर लिखेंगे इंटरवल और साइन ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर होगा आपके पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इंटरवल है हमारे पास -∞ से +1 और 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। यहाँ पर से इनके बीच की आप कोई सी भी वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट करोगे ना तो यहाँ पर से पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तो मतलब ये क्या है, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है। यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे 0.5 पुट, यहाँ पर 1.5 पुट कर लेना एफ डैश एक्स में, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा और ये हो जाएगा आपके पास डिक्रीजिंग। इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के दो इंटरवल हो गए, -∞ से +1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया 1 to 2, खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से, जहाँ पर ये आपका इंटीग्रेशन है जो कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो, अगर आपने एनसीईआरटी की एग्जाम्पल की है तो उसमें ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है π²/2ab है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। आई के बराबर है। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर इन दोनों का एडिशन होता है, -x करते हैं, ठीक है। तो
आई बराबर हो जाएगा आपके पास 0 to पाई और पाई माइनस एक्स डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर। पहले मैंने यहाँ पर एक डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने डिवाइड कर रहा हूँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे, और यहाँ पर भी मैंने डिवाइड कर दिया बी स्क्वायर, या बाद में करते हैं, अभी नहीं करेंगे, बाद में करते हैं। ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ पाई डी एक्स, एक बार डी एक्स की पाई से मल्टीप्लाई कर दी और इंटीग्रेशन 0 to पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस में ये होगा आपके पास एक्स डी एक्स 0 to पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये जो है आपका एग्जैक्टली ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है और ये माइनस में है, तो इसको मैं माइनस आई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जब आई के बराबर है तो ये माइनस आई के बराबर है। माइनस आई को इधर ले आएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा 0 to पाई, और यहाँ पर होगा आपके पास पाई डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर हो गया आपके पास पाई बाय 2 0 to पाई। अब पाई को मैं देखना कैसे ब्रेक करूंगा, यहाँ पर जो है मैं 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2 डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैंने क्या किया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से मैं डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर और नीचे, यहाँ पर भी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर से आई बराबर ये वाला जो 2 है ये आगे आ जाएगा पाई, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर 0 to पाई बाय 2। ये वाला 2 हमने आगे लिया, प्रॉपर्टी होती है आपकी, अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार पढ़ के आए। ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो ये वाला 2 है इसको हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, और 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और यहाँ पर इससे ये हो जाएगा आपके पास 1/b स्क्वायर को मैं बाहर लिया 1/b स्क्वायर, और यहाँ पर से सेक स्क्वायर एक्स 1 कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बट्टे a/b का होल स्क्वायर प्लस में tan स्क्वायर एक्स। अब इसके आगे का आपको पता ही है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट tan x बराबर t और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसके आगे से बहुत सिंपल सा हो गया, उम्मीद है आप सभी कर ही लेंगे। आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई स्क्वायर बाय 2a भी आ जाएगी। तो एक बार रीचेक जरूर से कर लेना, यहाँ पर से एक बार मैच कर लेना, ठीक है, कि आपका ये आंसर आ रहा था या नहीं आ रहा था। अगला क्वेश्चन सेक्शन डी, यहाँ पर जो है आपको ये वाला फंक्शन प्रूफ करना है कि ये चेक करना है कि ये 1 है या ऑन टू है, चेक करना है, प्रूफ नहीं करना, चेक करना है। तो यहाँ पर ना इसको आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, और अगर आप यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल लोगे y के टर्म्स में, तो वो वहाँ से प्रूफ हो जाएगा आपका कि ये ऑन टू फंक्शन है। और यहाँ पर आपको यही फाइंड करना था एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई जो है किसके बराबर है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले फंक्शन में पुट करके। तो ये इसको तो हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। पाई की आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू बतानी है, तो 3.14 इसकी समथिंग वैल्यू होती है। तो हम जो है यहाँ पर लेफ्ट वाली वैल्यू लेते हैं, तो 3.3 आपके यहाँ पे होगा, 3.14 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा। इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू ये हो जाएगी 3, तो 3 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। तो एफ ऑफ 3 आपके पास इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3 पुट करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 3 - 3 डिवाइड बाय 3 - 2, तो 0/1 आ गया, यानी कि 0 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33 क्वेश्चन में आपको इस वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, तो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर जो 33 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताया था ax बराबर b होता है, तो यहाँ पर से ना दोनों तरफ अगर मैं इन्वर्स लेता हूँ a इन्वर्स,
तो इस प्रकार से आपका जो x होता है वो आ जाता है a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, तो ऐसे ही है यहाँ पर a की जगह पे आ जाएगा आपके पास क्या 2 3 -1 3 -1 2 और 5 2 3 XYZ बराबर 9 8 17। ठीक है, अब यहाँ पर से दोनों तरफ अगर मैंने इन्वर्स ले लिया, इस वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स उधर ले लिया, इन्वर्स आ जाएगा आपके पास, इन्वर्स आ जाएगा माइनस का 1/22 और यहाँ पर -7 -11। मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है ताकि यहाँ पर टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो 1 11 -7 11 + 11 -11 ओके, और यहाँ पर 9 8 17। अब आपस में इन दोनों की और मल्टीप्लाई की तो XYZ मिल जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा आपके पास 310, यानी कि x = 3, y = 1 एंड z = 0। हो गया आपके पास आंसर। अब जो है ना आपके पास सेक्शन डी के बस यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचे हैं। यहाँ पर यहीं पे मैं इस वाली वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर से ना इमेज निकालना था आपको इस वाले पॉइंट का, इस वाले लाइन के अबाउट। तो इसका आंसर आया था 5 8 15। तो 2 शॉर्ट वीडियो और आएंगी जिनमें मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो उन दोनों शॉर्ट वीडियो का इंतजार करना, आज या कल में आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी जो आपकी केस स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। अगर कोई बच्चा क्लास 12 में पढ़ रहा है ना तो वो वाली केस स्टडी कोई भी कर सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी केस स्टडी थी। तो यहाँ पर और इसका भी आंसर मैं आपको बताया था 35 वाले क्वेश्चन का, इसका शायद आंसर था, मैंने इसको कैलकुलेट किया था, तो इसका आंसर शायद आ रहा था आपके पास 1.33 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा था। बाकी एक बार रीचेक कर लेंगे। ठीक है, तो उन दोनों वीडियोस का एक बार इंतजार करना जिनमें इन दोनों का सॉल्यूशन, इन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर से इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो भी मैंने आपको बताया। और बाकी इनमें से कोई से भी क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो है अपनी गलतियों को सुधारते रहना है। ठीक है, आपको जहाँ पर से नॉलेज मिले आप वहाँ पर से गेन कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। और अगर आपने यहाँ पे गलत कर दिया तो आपको एक सीख मिल गई कि इस वाले क्वेश्चन को आगे से गलत नहीं करना है। यानी कि अगर आपका ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप उस वाले क्वेश्चन को वहां पर बोर्ड में सही कर दोगे। तो मेन टारगेट तो आपका बोर्ड का ही है, बाकी प्री बोर्ड का भी आपका ज़्यादा अच्छा तो पेपर नहीं गया होगा। बाकी अपना बताना, क्योंकि पेपर जो है ना लेंथ ही ज़्यादा था। बाकी आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है आपकी स्पीड कैसी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही स्पीड को मैनेज करते हुए आ रहे हो तो फिर आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर 33 मिनट्स के अप्रॉक्स हो रहा है और अभी हमने यहाँ पर सेक्शन डी तक पूरा सॉल्व कर दिया पेपर। तो यहाँ पर अगर आप सेक्शन बी सी डी को अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं तो फिर आपको मिनिमम 1.5 घंटे का टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो आप 3-4 सैम्पल पेपर और करो अपने बोर्ड के पेपर से पहले, ताकि आपकी जो है स्पीड मेंटेन हो जाए और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको पता लग जाए। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना चाहिए, सेक्शन ई को सॉल्व करना चाहिए, या सेक्शन डी या सी को या बी को। ठीक है, तो बताना कमेंट में कि आपका पेपर कैसा गया। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।